Hello everyone, Hare Krishna to all of you. So मैं हूँ ममता and today I am going to share with you my IBS recovery story and मेरी IBS की जर्नी कैसे रही थी स्टार्ट से लेके एंड तक। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने जितने वीडियो शेयर किए हैं उसके ऊपर मुझे बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि आपने IBS कौन से टाइप का था एंड आपने IBS की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, क्या चीज़ें आपको ज़्यादा हेल्प करी। तो उससे रिलेटेड आज जितने भी क्वेश्चन हैं हम वो भी कवर करेंगे एंड साथ में मैं अपनी जर्नी भी आपको पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ कि कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पे जाके एंड हुई। सो बात करते हैं 2020 कोविड ईयर जून के एंड में आई थिंक 23 और 24 ऑफ जून जब मुझे सबसे पहले ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। उसके पहले आई वॉज वेरी नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं था एंड सडनली ये प्रॉब्लम हुआ। सो सडन कुछ नहीं होता। देखो, सबसे पहली चीज़ तो बहुत टाइम से वो प्रॉब्लम आ रही होती है बट समटाइम हमें समझता नहीं है, फिर हम इग्नोर कर देते सिम्टम्स को। तो मेरे साथ भी वही था। तो मुझे एकदम से लगा कि ऐसा एकदम से हुआ है। तो मुझे उसके पहले का कुछ चीज़ें ज़्यादा याद नहीं है। सो 2020 में जून में जब मुझे सबसे पहला जो प्रॉब्लम आया वो था मेरा वॉमिटिंग। मतलब मैं कुछ भी खा लूँ मुझे कंटिन्यूसली वॉमिट होता था। मैं कुछ भी मतलब फ्रूट भी खाऊं तो भी 5 मिनट में मेरे को वॉमिट होता था और मुझे खाना बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं होता। जब वॉमिट होता था तो एग्जैक्टली रॉ जैसे खाना खाया था बिल्कुल वैसे ही वापस से बाहर आता था। और ये हुआ करीब 1.5 महीने तक। सो फर्स्ट 1.5 महीना मेरा जो पीरियड था वो कंटिन्यूसली वॉमिटिंग का था। लाइक मैं कुछ भी खा लूँ, पानी पी लूँ, चावल खा लूँ, कुछ भी फ्रूट्स खा लूँ, जूस पी लूँ, कुछ भी खा लूँ, मुझे थोड़ी देर के बाद वो वॉमिट होगा ही होगा क्योंकि मुझे वो बिल्कुल कोई भी खाना पचता ही नहीं था। और 1.5 महीने तक ऐसा ही सेम कंडीशन रहा। तो तब मैं पुणे में थी पहले। फिर पुणे में क्योंकि कोविड इतना ज़्यादा था कि यहाँ पे जो है डॉक्टर्स अच्छे से नहीं देख रहे थे क्योंकि दूर बैठ के देख रहे थे और लाइक मेडिसिन वगैरह उस टाइम पे रिपोर्ट्स वगैरह भी कुछ निकलवानी थी। बस ऐसा सोचा कि नॉर्मल प्रॉब्लम होगा, शायद एकदम से हुआ है, वॉमिट हो जाती है। तो वैसे करके मेडिसिन दिया बट कुछ रिजल्ट नहीं मिला एंड ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा बढ़ गया। फिर मैं यहाँ से पुणे से चली गई जोधपुर, मतलब घर पे चली गई थी दादी के पास। तो वहाँ पे मैं 14 दिन क्वारंटाइन का टाइम पीरियड कंप्लीट करने के बाद मैंने वहाँ के एक नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया फर्स्ट। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दिए एंड वो मेडिसिन लिया बट उधर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उन डॉक्टर्स ने पूरी हेल्थ हिस्ट्री वगैरह पूछी एंड इसके साथ मेरा ब्लड रिपोर्ट था जो कि हीमोग्लोबिन बहुत कम था, 8 था एंड प्रॉब्लम होने के बाद वो और ज़्यादा कम हो गया, 7 पॉइंट समथिंग और 8 के बीच में था। तो डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत ज़्यादा कम है। फिर मैंने उनको बताया कि ये 4 साल से कंसिस्टेंट है, वैसे ही 8 पे ही है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये चीज़ जो है बहुत गलत है। मतलब 8 पे कैसे हो सकता है, मतलब इसका मतलब है कि बॉडी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है। अब ऐसा तो नहीं कि खाना नहीं खा रहे हो, बॉडी नेचुरली भी आयरन बनाती है बट आपकी बॉडी में नहीं बन रहा है, तो ऐसा क्यों। फिर उन्होंने बोला कि मेरा प्रॉब्लम नहीं है और शायद मेरे से सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगा, तो आप किसी स्पेशलिस्ट से मिलिए। तो इन्होंने क्योंकि मेरा वेट तब था स्टार्टिंग कोविड ईयर में मेरा वेट था 52। तब मैं वर्कआउट वगैरह भी बहुत अच्छे से करती थी, तब मेरा वेट 52 था। बट क्योंकि 1.5 महीना जो पीरियड था वो इतना था कि कंटिन्यूसली वॉमिट इतना हो रहा था कि 1.5 महीने में को कुछ भी नहीं बचा लिटरली। सोचो अब 1.5 महीना अगर किसी ने खाना ही नहीं खाया है, किसी की बॉडी में एक भी अन्न का दाना ही नहीं गया है, तो फिर हालत क्या होगी। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। ऑलमोस्ट मेरा वेट 10 kg जो है लूज हो गया था इन जस्ट 1.5 मंथ। सो ऑलमोस्ट 42-43 के नियर मेरा वेट आ गया था। उस टाइम पे 52 से डायरेक्टली गिरा क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से वेट गिर गया था। 52 पे लाया था एंड सब पानी फिर गया उस पानी पे। तो फिर उसके बाद मैं गई उधर। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप एक थायराइड का रिपोर्ट निकलवा लो क्योंकि आपका वेट सडनली इतना कैसे गिर सकता है, 10 किलो वेट होना नॉर्मल तो नहीं है, आपको पक्का थायराइड है। मैंने बोला नहीं, थायराइड हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे पता है कि 1.5 महीने से मेरे को बॉडी में कुछ बचा ही नहीं है, तो वेट कम होना ही है। फिर भी उन्होंने बोला नहीं, थायराइड का रिपोर्ट निकलवाना है। तो थायराइड का निकाला, ब्लड टेस्ट, फिर मुझे स्पेशली न्यूरो एंड गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलने के लिए बोला था। फिर मैं गई प्रॉपर जोधपुर वगैरह में हॉस्पिटल के लिए। फिर सबसे पहले मैं न्यूरोलॉजिस्ट से मिली। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सो आप एक बार गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलिए। फिर मैंने स्पेशली पेट के डॉक्टर से वगैरह मिली एंड उनसे बात वगैरह किया। उन्होंने भी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह निकलवाए बट उस टाइम पे उन्होंने मुझे बताया नहीं कि एग्जैक्टली मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ है। बट उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन लो, आपको ठीक हो जाएगा। तो लिया मेडिसिन बट उन्होंने कुछ बताया नहीं। और क्योंकि मेडिसिन का उतना अच्छा खास रिजल्ट नहीं मिला था तो उन्होंने सारे रिपोर्ट्स निकलवा दिए, सिटी स्कैन भी करा लिया लास्ट में। एंड उसके बाद उन्होंने फिर भी नहीं बताया कि प्रॉब्लम क्या हुआ है, मतलब या फिर किस वजह से प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कुछ क्लैरिटी दिया ही नहीं उस टाइम पे। तब तक मुझे नहीं पता था कि मुझे IBS का कुछ इशू हुआ है। सो वो मेडिसिन लिया था मैंने एलोपैथिक का, विच इज़ लाइक अराउंड 3 मंथ्स और 4 मंथ्स। वो लेने के बाद मुझे ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिला, थोड़ा रिजल्ट मिला और काफ़ी हद तक रिकवर भी हो गई थी। बट एक मिस्टेक जो मैंने की, मेरे एक फ्रेंड की शादी में मैं गई थी और वहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं, बस 1 रोटी और थोड़ा सा सब्जी वहाँ पे खा लिया था, ज़्यादा नहीं खाना खाया था, थोड़ा सा खाया एंड वही खाना
प्रॉब्लम कर गया था मुझे, वो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मेरे को डॉक्टर ने डांटा भी था कि तुम्हारी रिकवरी स्टोरी चल रही है, तुमने इसके बीच में खाना मतलब बाहर का खाना क्यों ही खाया, मतलब खा ही नहीं सकती। सो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, बाहर का खाना बिल्कुल ही अवॉइड करना, मिर्च मसाले वाले तो चीज़ें छोड़ ही दो, ठीक है। तो वहाँ तक फिर हुआ, फिर ऊपर उसके बाद वापस से सेम सिचुएशन, लाइक 1.5 महीने के बाद जो मेरा प्रॉब्लम था, नॉट 1.5 महीने तक मुझे वॉमिटिंग था, 1.5 महीने के बाद जो प्रॉब्लम हुआ वो था मुझे कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया कंटिन्यूअसली मुझे। अब जिनको एक बार थोड़ा सा आईबीएस की प्रॉब्लम के बारे में बता देते हैं, आईबीएस का फुल फॉर्म होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं गैस, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। सो मुझे भी सेम था, मुझे पहले वॉमिट हुआ था 1.5 महीने तक, उसके बाद मुझे सीवियर कॉन्स्टिपेशन और सीवियर डायरिया की प्रॉब्लम हो गई। मतलब इतना एक खाना डाइजेशन का तो छोड़ दो, मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन है जो कुछ प्रोसेस करेंगे, कुछ भी नहीं। लाइक यहाँ से खाना नीचे जा रहा है, मतलब इतने से चावल कितने होते होंगे, या हाफ रोटी आप समझ लो, उतना खाते खाते समटाइम मुझे प्लेट छोड़ के जाना, वॉशरूम भागना पड़ता था। लाइक सिचुएशन वाज गेटिंग इतनी वर्स्ट हो चुकी थी, अभी तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी उतना, बट बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप सोचो ना, आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते मतलब आपने आधा भी खाना नहीं खाया, थोड़ा सा खाना खाया, 4-5 बाइट, और उसके बीच में आपको भागना पड़ रहा है। लाइक मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ से खाना अंदर जा रहा है और शायद बाहर ही हो रहा है, कुछ है ही नहीं अंदर, कुछ बचा नहीं है, शायद ऑर्गन है कि नहीं है, कुछ प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। सो वैसे ही कंटिन्यूअसली वो हो रहा था, और इतना सीवियर प्रॉब्लम हो गई, खाना तो छोड़ दो, नारियल पानी पिया तो भी सेम ही प्रॉब्लम हो रहा था। और बॉडी इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो गई मेरी, लाइक वेट तो कम हो ही गया था, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गया, हेयर फॉल का प्रॉब्लम एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका था, एंड उसके अलावा मुझे माइग्रेन, लो बीपी का भी प्रॉब्लम हो गया। सो लो बीपी का प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे अगर आपको डायरिया हो रहा है तो बीपी लो होना नॉर्मल है। उसके अलावा मुझे थोड़ा सा एंग्जाइटी और डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम हो गया था, बिकॉज उस टाइम पे लाइक ऑलरेडी मेरे जो पहले हेल्थ हिस्ट्री रही है उसकी वजह से मेरे कॉलेज का जो 2nd और 3rd ईयर के बीच में 1 साल का गैप पड़ गया था, क्योंकि मैं इतना बीमार वगैरह रह गई थी, एग्जाम वगैरह नहीं दे पाई, तो मैं 3rd ईयर में एडमिशन नहीं हो पाया था। तो 2020 था जहाँ पे मुझे था कि यार वापस से अब सब कुछ स्टार्ट करना है, 3rd ईयर है एंड ऑल, लाइक फाइनल करना है, डिग्री वगैरह करना है सब। एंड उसके बीच में मुझे इतना सीवियर प्रॉब्लम हो गया, तो एक एंग्जाइटी, एक डिप्रेशन सबको आएगा कि यार एग्जैक्टली क्या हुआ है, लाइक आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मेडिसिन ले रहे हो, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, आप कुछ खा रहे हो, कुछ पच नहीं रहा है, आपका खाने से पूरा मन उठ चुका है, ऐसा मन ही मर जाएगा कि मैं कुछ खाऊं। मतलब अब जो लोग आईबीएस से जिन्होंने सीवियर आईबीएस से फेस किया होगा, उनको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी कि कितना, एक सुनने में शायद बहुत आसान सा लगता होगा कि ये क्या है, तो नॉर्मल प्रॉब्लम है, बट नॉर्मल नहीं है। जो फेस कर रहा है, जिसके साथ ये चीज़ें हो रही है ना, मतलब आप ऐसे सोचो कि ये ना पूरे शरीर को अंदर से एकदम खोखला कर देगा। लाइक आप हो, आपकी बॉडी है, ऊपर स्किन है, लेकिन अंदर कोई जान नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे साथ सेम चीज़ हुई थी, और वो क्योंकि एग्जाम का, पढ़ाई का उतना प्रेशर, एक होता है ना यार कि पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, और फिर जब आप ऐसे प्रॉब्लम्स कंटिन्यूसली फेस कर रहे हो, आपको समझ में भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो उसकी वजह से मुझे एक्सट्रीम लेवल पे लाइक ओवरथिंक और एंग्जाइटी वगैरह भी हो गया था। तो एक माइग्रेन तो हुआ, वो चीज़ करते करते माइग्रेन के लिए मैंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया था, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने गए। बट उसके बीच में एक चीज़ हुई थी जहाँ पे मुझे ऐसा सीरियसली ऐसा लगा कि जहाँ पे मैं लाइक सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट लाइफ से ऐसा लगा था कि मैं गिव अप ही कर दूँ। मुझे ऐसा भी टाइम पीरियड आया जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि लाइक लाइफ में कुछ बचा नहीं है और अब गिव अप कर देना चाहिए। सो ऑलमोस्ट 1 वीक, सॉरी, सो ऑलमोस्ट 1 वीक ऐसा निकला था जहाँ पे मैं ये सोची थी कि मेरे को मरना कैसे है सीरियसली। एंड ये चीज़ मैंने अपनी कज़न के साथ शेयर करी थी, उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, सब ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सो वो जो टाइम था बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डिफ़िकल्ट वाला टाइम था सीरियसली। एंड मैं सीधे खड़े भी नहीं हो पा रही थी, मतलब मेरा स्टमक इतना सेंसिटिव हो गया कि मैं अगर ब्रश भी कर रही हूँ तो मेरी बॉडी का एल शेप बनाना पड़ता था, लाइक लेग स्ट्रेट है और जो स्टमक से मुझे बैंड होना पड़ता था, फिर मैं ब्रश करती थी सीरियसली, क्योंकि पेट इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो गया। अब तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं वो चीज़ जब मैं इमेजिन भी करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है वापस से कि यार क्या टाइम था मतलब वो। और वो प्रॉब्लम को फेस करते करते मुझे माइग्रेन हुआ, फिर माइग्रेन के लिए मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन ली। एंड उसके बाद होम्योपैथिक जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे बोला था कि आपको ना जो गट का प्रॉब्लम है वो मेरे पास उसका इलाज नहीं है, आपको अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से जो है कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज आयुर्वेदा इज द बेस्ट फॉर द गट हेल्थ, और जितना भी डाइजेस्ट सिस्टम का प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है।
फिर उन्होंने ही मुझे एक डॉक्टर जो है रिकमेंड किया था आयुर्वेदिक, एंड उसके बाद से मैंने उसके बाद से मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाना शुरू किया। फिर मैंने उनको पूरी हेल्थ हिस्ट्री बताई, सारे रिपोर्ट्स बताई, इतने भरे हुए थे मेरे रिपोर्ट्स पूरे, तो सारे रिपोर्ट्स वगैरह उनको दिखाए। फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देख के फिर उन्होंने मुझे डायग्नोज किया था कि उसके बाद उन्होंने फिर से एक बार ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया था, जो कि LFT RFT नॉर्मल ब्लड टेस्ट वगैरह स्टूल टेस्ट सब हुआ था, एंड उन्होंने तब डायग्नोज किया था कि तुझे एक्चुअल में IBS का प्रॉब्लम है। दैट टाइम आई रियलाइज कि मुझे एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुई थी, मतलब ठीक है। तो IBS, फिर वहाँ से मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी इतना आसान नहीं था, सच बताओ तो। कुछ भी लिया एक्सट्रीम लेवल पे प्रॉब्लम होता था, कभी वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, कभी हेडेक हो रहा है, कभी एसिडिटी हो रही है, और मेडिसिन भी ऐसे, कभी घी में लो, कभी उसको हनी में लो, कभी खाने के पहले चाटना है, खाने के बीच में चाटना है, और खाने के बाद भी, ऐसे ऐसे मेडिसिन भी लिए हैं। तो वो कुछ 5-6 महीने मैंने कंटिन्यूसली मेडिसिन लिए, क्योंकि आयरन लेवल बहुत कम था। तो फिर उन्होंने मुझे आयरन के लिए भी मेडिसिन जो है लिक्विड एक दिया था, और उससे मुझे और ज़्यादा डायरिया होता था, सच बता रही हूँ। फिर मैंने सब छोड़ दिया, और ये जर्नी के बीच में ना हमने, मतलब डॉक्टर तो छोड़ो, हमने अंधविश्वास को भी नहीं छोड़ा, वहां पे भी हम पहुंच गए। क्योंकि घर पे एक था ना यार कि इतना मेडिसिन ले रहे हैं, सब करा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, फिर भी सिचुएशन वैसी है, ऐसा क्यों हो रहा है। सो जाए लाइक हम इंडियन है, और हम फिर अगर डॉक्टर से कुछ हो ही नहीं रहा तो हम कहाँ जाएंगे, हम चले जाते हैं भूत बाबा प्रीत के पास कि यार कुछ कर दो, कोई डोरा कर दो, कुछ तो कर दो, कोई ताबीज कर दो, कुछ तो कर दो। मैंने भी पहन रखी थी, सच बता रही हूँ, ताबीज वगैरह मैंने बहुत सारी चीजें पहन रखी थी। इवन मैं मैसूर गई थी इस चीज के लिए कि कुछ तो हुआ है पेट के अंदर, वो निकलवाना एंड ऑल, वो सब भी कराया। फिर उसके बाद मैंने फाइनली मई 2021, तो जून से स्टार्ट हुई थी जर्नी, 2000 आई थिंक दिसंबर के 2020 के एंड से और 21 के जैन से मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन देना शुरू किया था। ऑलमोस्ट 5-6 महीने लिया, मई जून तक। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी मेडिसिन लेके कि मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे लेना ही नहीं है। अब कुछ लेने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, नहीं लेने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं छोड़ ही दो। फिर मैंने सब छोड़ दिया, पूरा कंप्लीटली छोड़ा था। और जब मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रही थी तो उन्होंने मुझे एक तो कच्ची सब्जियां बिल्कुल खाने के लिए मना किया, और दूसरा मुझे गेहूं की रोटी खाने के लिए मुझे उस टाइम पे मना किया कि तुझे नहीं खाना है, ठीक है। वो चीज़ मैंने एक ली थी। फिर 2021 में मई जून जब चल रहा था तब मैंने छोड़ दी, सब मेडिसिन छोड़ दी। और फिर मैं सिर्फ था कि यार अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब मैं कोई भी मेडिसिन और नहीं ले सकती हूँ, चाहे वो होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, मैं कुछ भी नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। अब जिसने ली है उसको पता होगा। तो मैंने ऐसे भी टाइम था जहाँ पे मैं 10-10, 12-12 पिल एक दिन के ले रही हूँ, एक दिन के। तो आप सोचो कि क्या हुआ होगा। सो वहाँ से फिर मैंने छोड़ा। फिर उसके बाद वापस से ठीक हो, काफ़ी आयुर्वेदिक का जो ट्रीटमेंट था उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, काफ़ी ज़्यादा इंटरनली रिकवर हुआ। एंड क्योंकि मैं आयरन का सप्लीमेंट ले रही थी उस टाइम पे आयुर्वेदिक, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डायरिया होता था। बट जब वो मैंने लिक्विड बंद किया तो फिर मुझे डायरिया होने की प्रॉब्लम भी कम हो गई। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा IBS पूरी तरीके से रिकवर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट काफ़ी हद तक थोड़ा पहले से बेटर हुआ। एंड उसके बाद वापस स्टोरी शिफ्ट होती है। जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, मैं अपने घर पे थी, पुणे में आ गई थी वापस। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दिया और फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करी। फिर उसके बाद वापस मैं गई थी अपने जयपुर अपनी स्टडी के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वहाँ पे गई थी। और वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे, लाइक कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से यहाँ पे एक छोटी सी सर्जरी थी गम्स में, तो वो हुआ। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे, जो डॉक्टर थे, डेंटिस्ट थे, उन्होंने मुझे एक एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया था, और जो कि मुझे नहीं पता था कि एंटीबायोटिक मेडिसिन देने के बाद हालत फिर से वैसी हो जाएगी। एंड मेरी डॉक्टर जो थी उनको भी मेरी हेल्थ हिस्ट्री नहीं पता थी, और तो उनको भी नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था, ना उन्होंने पूछा ना मैंने बताया। तो हम दोनों की मिस्टेक थी शायद। उस टाइम पे थोड़ा ध्यान रखा होता तो मुझे फिर से वो प्रॉब्लम नहीं होता। तो जब मैं जयपुर में थी तब डेंटिस्ट के मेडिसिन, वो एंटीबायोटिक लेने के बाद अगेन फिर से मेरे को डायरिया की प्रॉब्लम होना शुरू हुई और एक्सट्रीम लेवल पे चली गई, ठीक है, फिर से। और सिचुएशन वैसी होगी क्योंकि 4th फ्लोर पे रूम था मेरा PG में, तो मैं ऊपर चढ़ने के लिए 2 बार रुक के, 2 बार ब्रेक लेके फिर चढ़ती थी। और वो रेलिंग नहीं होती, उसको पकड़ के, ऐसे नहीं, बूढ़े लोग कैसे होते 50-60 की उम्र में, वैसे सीरियसली वैसी वाली स्टोरी थी कि मैं बैठती थी। और मेरे वहाँ पे PG में एक लड़की भी थी, उसने बोला यार तू घर चली जाए तो कहीं मर वर ना जाए, मतलब ऐसी हालत हो गई थी। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना प्रॉब्लम फेस किया तो कुछ भी नहीं है मतलब। फिर वहाँ से फिर मैंने नेचुरल ट्रीटमेंट पे फोकस किया, क्योंकि मैं जब PG में थी मेरे पास सच में इतने पैसे नहीं थे
मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, उसकी फीस इतनी हाई थी, मेडिसिन इतना हाई था कि मेरी जो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो भी खत्म हो गई और मैं घर पे बता नहीं सकती थी उस टाइम पे कि यार मेरे को फिर से प्रॉब्लम हो गया है और अब मैं ये कर रही हूँ। तो क्योंकि मैं अगर ऐसा बोल देती तो मुझे वापस घर पे बुला लेते, क्योंकि मैं वहाँ पे गई थी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने, तो मुझे आना भी नहीं था वापस कि यार नहीं अब आ गए तो करके ही जाएंगे। एंड फिर वहाँ से फिर मैंने थोड़ा नेचुरली चीज़ें ट्राई करी एंड तब मेरी एक्चुअल में शुरू होती है योगा की जर्नी। तो तब मैंने जो है योगा की जर्नी स्टार्ट करी। मैंने प्रॉपर सुबह जल्दी उठ के योगा और मेडिटेशन करना शुरू किया एंड मैं आपको बोलूँगी सिर्फ 1 हफ्ता अगर आप अच्छे से गाइडेड योगा कर रहे हो ना, विद इन 1 to 2 वीक मेरे को ऐसा थोड़ा चेंज दिखना शुरू हुआ। अब लाइक कि अरे ये तो मैजिक सा हो रहा है कुछ, तो जो कि मेडिसिन से भी नहीं हुआ वो कभी ऐसा मैजिक भी आपको दिख सकता है। सो फिर उस टाइम से मैंने योगा और प्राणायाम करना शुरू किया थोड़ा थोड़ा, और फिर वहाँ से लेके 2022 के स्टार्टिंग में वापस मैं पुणे आई एंड उसके बाद से एवरीथिंग वाज नॉर्मल, बट स्टमक इतना सेंसिटिव था कि एक तो मैं बाहर का तो कुछ खाती नहीं थी, दूसरा बाहर का तो छोड़ो, एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आपको घर का ही खाने का मन नहीं करेगा, लाइक पूरे खाने से मन ही उठ जाएगा ना। आप कुछ खाओगे, कुछ लग ही नहीं रहा है बॉडी को, खाने के बाद ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ऐसा लगता है भूखे रह लेते फिर ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वैसी चीज़ हो जाती है। तो मेरा तो पूरा खाने से मन ही उठ गया था। मतलब बाहर का तो मैं देखती नहीं थी कि बाहर कुछ है भी, कुछ खाना भी, कुछ भी नहीं। मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल तक या 2 साल तक मैंने बाहर का कोई चीज़ नहीं खाई थी। मतलब फिर 2022 में वापस से मेरा स्टमक थोड़ा क्योंकि सेंसिटिव था, तब मैं अच्छा डाइट, प्लेन डाइट फॉलो करती थी, बाहर का कोई खाना नहीं, कुछ भी नहीं। वेट बहुत कम था, तब मेरा वेट 47 था इन 2022, 42 था। फिर उसके बाद वही कंसिस्टेंट वही चलता रहा, बट स्टमक इतना सेंसिटिव था कि हम कुछ भी खा नहीं सकते बाहर से, ठीक है, कुछ भी नहीं, कुछ भी बाहर का नहीं खा सकते, क्योंकि खाओगे तो वो एकदम से आपको कैसे रिएक्ट करेगा आपको भी नहीं पता है, ठीक है, आपकी बॉडी के बारे में। आज अभी भी है थोड़ा सा स्टमक सेंसिटिव। फिर आती है 2023 में, जब मैंने प्रॉपर अपना योगा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया था, तब मैंने एक्चुअल में समझा कि योग क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, और तब मेरी कंसिस्टेंट 6 महीने तक रेगुलर योग प्रैक्टिस चलेगी, मंडे टू फ्राइडे, कभी 2 घंटा और कभी 1 घंटा। और वो जो जर्नी थी 6 महीने में, मैं कहूँगी कि 95% तक, 96% तक मेरा जो डाइजेस्ट सिस्टम था वो बहुत इम्प्रूव हुआ। मेरा वेट बढ़ा, मेरा वेट 47 से लेके 52-53 के पास आया, ऑटोमेटिकली आया। मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया, कोई स्पेसिफिक या स्पेशल कोई डाइट फॉलो नहीं किया, बट क्योंकि मेरा डाइजेस्ट सिस्टम इंप्रूव हुआ था उसकी वजह से हुआ। और योगा से वात पित्त कफ पे बैलेंस होता है, तो उसकी वजह से भी आपका वेट जो होता है वो बैलेंस में आ जाता है। तो मेरा वेट 52-53 के आसपास बीच में घूमता रहता है, अभी भी है, इतना ही है। सो वो जो जर्नी थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि योग कितना ज़्यादा पावरफुल है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले मैंने किया, बट पहले मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि योगा के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कैसे एक्चुअल में योग प्रैक्टिस करना होता है, कैसे उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा हो जाता है। सो जो योगा थी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मुझे हेल्प किया है। मतलब ये नहीं बोलूँगी कि मेडिसिन से कुछ नहीं हुआ यार, एक्सट्रीम लेवल पे तो मेडिसिन ही हेल्प करी थी, बट उसके साथ अगर मैं उस टाइम पे शायद योगा करती तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद और ज़्यादा हेल्प हो पाती, पर मैंने नहीं किया। तो ये थी मेरी आईबीएस की स्टोरी। तो अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर आपको डाइजेस्ट सिस्टम का प्रॉब्लम है, आईबीएस का प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो सॉल्व इसको। तो सबसे पहली चीज़ देखो, अगर आपको डाइजेस्ट सिस्टम का प्रॉब्लम है तो बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, चाहे कितना ही हेल्दी रहे, कुछ भी रहे, बाहर का जितना हो सकता है अवॉइड करना, और घर पे भी आपको जो सूट करता है वही चीज़ खानी है। अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा एनालाइज करो कि क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने जो भी खाना खाया उस पर मेरी बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया, क्योंकि वो चीज़ अगर हम आपने याद नहीं रहता तो आप एक पेन और कॉपी बनाओ, पेन और कॉपी लो एंड उसमें ना डेट वाइज लिख दो कि आज सुबह में मैंने ये खाया, दोपहर में मैंने ये खाया, शाम में मैंने ये खाया। अगर बाहर का भी कुछ खाया तो भी लिखो, एंड उसके बाद देखो आज आपकी बॉडी और दूसरे दिन आपकी बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया, नॉर्मल था, नहीं था, ठीक है। और ये आप कंटिन्यूसली 1 महीने तक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आपकी बॉडी को सूट क्या कर रहा है। जो ज़्यादा चीज़ें सूट करती है वही चीज़ आप ज़्यादा खाओ, जो चीज़ सूट नहीं करती वो नहीं खानी है, क्योंकि जो खाना आपका पचने वाला भी होगा ना वो पचने ही नहीं देगा। और फिर जो प्रॉब्लम होती है, जिसका स्टमक अंदर से इतना सेंसिटिव हो जाएगा ना, मतलब आपका जो खुद का हाथ का वेट है ना स्टमक के ऊपर बर्दाश्त नहीं होता है, वैसी लेवल की भी सेंसिटिविटी आ जाती है, ठीक है। तो वो एक चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, आईबीएस का जो प्रॉब्लम होता है वो साइकोलॉजी डिसऑर्डर, या फिर हाँ साइकोलॉजी डिसऑर्डर से होता है। मान लीजिए ओवर थिंकिंग है, ओवर स्ट्रेस्ड हो आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके, रिलेशनशिप को लेके कोई टेंशन है, कुछ भी हो सकता है, कुछ
कोई भी टाइप का टेंशन, वर्क से रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, तो उसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए, थोड़ा मैनेज करने के लिए आपको योगा और प्राणायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सच बता रही हूँ, अगर आपको जितने भी डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, आप 3 मंथ से लेकर रेगुलर 6 मंथ के लिए आप गाइडेड, खुद के मन से कुछ भी नहीं करना है। बहुत मैंने भी कुछ चीज़ें गलत करी है, शायद उसकी वजह से मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो आप लोग भी प्रॉपर गाइडेड करो, बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जब आप करोगे ना 3 to 6 मंथ, आप खुद से नोटिस करोगे कि आपको ऑटोमेटिकली जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती थी ना, वो भी होने लगी। धीरे धीरे आपके स्टमक की जो सेंसिटिविटी है वो कम होने लग जाएगी, जो चीज़ मेरे साथ हुई है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ों का ध्यान रखना है, 2-3 चीज़ों का। एंड दिस लास्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, लाइफ में कितनी ही वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए, गिव अप नहीं करना है। देखो, ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में नहीं आया गिव अप करने का, सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि आपको मन करेगा कि यार अब जीने में कोई फ़ायदा नहीं है, बस अब मर ही जाए। मैंने तो अपने घर वालों को एक बार ऐसा बोल दिया था कि भाई मेरे को जहर ला के दे दो, मेरे को और कुछ खाना ही नहीं है। ये सच है, मेरी मम्मी को मैंने मेरे मम्मी के सामने ऐसी चीज़ बोली है, और वो लोग इतना ज़्यादा टेंशन में थे कि ये ऐसे कैसे बात कर रही है, मतलब इसको इतना क्या हो गया है। ऐसी चीज़ें होती हैं और मेरे साथ भी हुआ है। मैंने खुद आपको पहले ही थोड़ी देर पहले बताया कि मतलब कि एक हफ्ता ऐसा टाइम भी था जहाँ पे मैं ये सोची थी कि मैं मरूँ कैसे, मतलब क्या खाऊँ कि मर ही जाऊँ पूरा। वैसे एकदम सुसाइडल वाले थॉट्स आ रहे थे मुझे कंटिन्यूअसली, बट वो 1 वीक बाद वापस से कम हुए ऑटोमेटिकली। एंड फिर उसके बाद लाइक प्राणायाम मेडिटेशन वो थोड़ा थोड़ा मैंने कर रही थी, तब थोड़ा थोड़ा किया था, क्योंकि माइग्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व करना था। डॉक्टर ने बोला था कि प्राणायाम और मेडिटेशन करो, उससे जल्दी हील होगा, तो वो चीज़ें करी। बट मैं आपको यही कहूँगी यार, गिव अप मत करना, कभी भी गिव अप मत करना। कुछ भी हो जाए लाइफ में, सिचुएशन कितनी वर्स्ट हो जाए, एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार आज अब ना सब ठीक हो गया। ठीक है, तो आपके लाइफ में भी वो टाइम आएगा जब आपको लगेगा हाँ जितना भी प्रॉब्लम फेस किया सब हो गया है, ठीक है अभी, और मैं भी ठीक हूँ। एंड मेरी ये जर्नी से मेरी बिगेस्ट लर्निंग है, उसके पहले एक मेरा मंत्र था यार, एक ही लाइफ है, खाओ पियो मजे करो। बट उसके बाद से मेरा जो चीज़ें थे ना, वो करने का एकदम से चेंज हो गया। एक ही लाइफ है, बहुत अच्छे से जियो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, जो भी कर रहे हो अच्छे से करो। क्या खा रहे हो होश हवस में खाओ, कुछ भी मत खाओ। अपने बॉडी जो है, ये एक बार आप हो गए ना, बहुत ज़्यादा बीमार वगैरह हो गए ना, सच बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा अगर आपके साथ अगर कोई रहता है ना, वो आपका शरीर है, वो चाहे दुख दे या सुख दे, वही रहता है साथ में। बाकी सब लोग एक टाइम के बाद गिव अप कर देंगे। कोई भी रहने दो, कोई भी रहने दो, मतलब कुछ भी, कोई भी हो सकता है, इवन पेरेंट्स भी एक टाइम के बाद गिव अप कर देते हैं। सो वही कहूँगी कि गिव अप मत करो, बट अपनी लाइफ को अब अपनी बॉडी को थोड़ा सा लाइक इसको ऐसा एक लग्जरियस चीज़ समझना शुरू करो। जैसे हम महंगी चीज़ों को संभाल के रखते हैं, ये सबसे ज़्यादा महंगा ना हमारा शरीर है, जो मुझे बहुत लेट और इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद जो समझ में आया है वो है। बट ये हमारा शरीर नहीं है, ये हमारा मंदिर है, सब कुछ है ये, मतलब आप इसको समझ लो जो समझना है। बहुत लग्जरियस है, दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है वो आपका शरीर है, आपका मन है, आपका दिमाग है। उसको अच्छे से रखो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा पियो, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यार, एक्सरसाइज करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मैं अपनी साइड से कोई टिप नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैंने जितनी अपनी जर्नी से जो चीज़ें सीखी है बस मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो से आपको थोड़ी सी तो एक हेल्प मिली होगी। एंड जो लोग भी आपके आसपास, अगर कोई भी इंसान अगर डाइजेस्ट सिस्टम से या आईबीएस की प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना। शायद हो सकता है आपके ये एक शेयर से उस इंसान की लाइफ में कुछ हेल्प हो पाए। हो सकता है वो गिव अप पे हो, और शायद ये वीडियो देखने के बाद वो गिव अप ना करे। सो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। अगर मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आ सकता है गिव अप करने का, तो आपके दिमाग में या किसी और के दिमाग में भी बहुत इजीली आ सकता है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।